सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एके उपाध्याय। आज हम इस ऑडियो आर्टिकल में बात करेंगे भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि संसद में पारित होने वाले कुछ विधेयकों के माध्यम से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला जाएगा। हमारा ये आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में छपे तमाम आर्टिकल्स पर आधारित है, जिसमें ये बात करने की कोशिश करेंगे कि इन आधार पर, या फिर हम ये कहें कि सरकार का इन कानूनों को बदलने के पीछे क्या एजेंडा है। क्या सरकार इन्हें बदलना चाहती है? क्या सरकार का कोई पर्सनल एजेंडा है? या फिर हम बात करेंगे कि या ये इनको बदला जाना समय की मांग है, समय की परिस्थितियों के आधार पर इनको बदला जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी के सभी जितने भी कानून हैं ये अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा लाए गए थे, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इनको बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, और अगर बदला जा रहा है तो ये कहाँ तक सही है और समय की मांग क्या कहती है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ है, और इस सत्र में बहुत से ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती रही हैं भारत में, और भारत में कुछ गंभीर मामले भी उभर कर आए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण मामला है मणिपुर का। लेकिन संसद का ये सत्र भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा सकता है। इस सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार स्तंभ के तौर पर महत्वपूर्ण 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया है। बाद में इन तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधी संसदीय की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। संसदीय समिति इन विधेयकों के हर पहलू और उपबंधों पर विस्तार से चर्चा करके संसद को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। इन विधेयकों के जरिए बनने वाले कानून अंग्रेजी हुकूमत की ओर से बनाए गए और ब्रिटिश संसद से पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। इन कानूनों का स्वरूप और नाम दोनों बदला जाएगा। इंडियन पीनल कोड का नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा जाएगा। इसके साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन कानूनों का अंग्रेजी में भी यही नाम होगा, इनका कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयकों को पेश करते वक्त इनकी ज़रूरत और बदलाव से जुड़े पहलुओं और उनके महत्व पर भी विस्तार से सरकार का पक्ष रखा है। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये तीनों कानून कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि इन तीनों कानूनों के दायरे में भी देश में अपराध से जुड़ी प्रक्रिया का निपटारा होता है। यानी अपराध दर्ज होने से लेकर न्याय और सजा मिलने तक का सफ़र इन तीनों कानूनों पर ही आधारित है। हम कह सकते हैं कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ही वो बैकबोन है जिस पर भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। दोस्तों, अगर हम विचार करें कि ऐसी क्या बात रही है या ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज़ादी के 75 साल बाद आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि 3 नए कानून बनाने पड़ रहे हैं। दरअसल इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश संसद से बनाए गए कानून थे। इन कानूनों में उस वक्त की औपनिवेशिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सारे प्रावधान किए गए थे। इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक आधुनिक ढांचा तो भारत में ज़रूर बना था, लेकिन ये भी सच है कि इन तीनों की कानूनों अंग्रेज़ी हुकूमत को बनाए रखने के ढांचे से जुड़े पहलू का खास ख्याल रखा गया था। इन कानूनों को बदलने की मांग सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में की थी। हालांकि आज़ादी के बाद इन तीनों ही कानूनों में ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी संशोधन भी किए गए हैं। उसके बावजूद इन कानूनों में औपनिवेशिक प्रभुत्व और गुलामी की निशानी के तौर पर अभी भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार नए कानूनों में ऐसे औपनिवेशिक पहलू को बदलना चाहती है
इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में इस विचार को रखा था कि अंग्रेजों के समय में बनाए गए तमाम कानूनों की समीक्षा की जाए। आज़ाद भारत में जो समाज है उसके हित में वक्त की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों में बदलाव होना चाहिए। उसके बाद से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया आयाम देने के लिए बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा है। इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स के जजों से भी राय मांगी है। सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से भी राय मशवरा किया गया है। 4 साल तक व्यापक विचार विमर्श के बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया रूप देने के लिए विधेयक तैयार किया गया और मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को लोकसभा में इसे पेश किया गया। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि पूरी तरीके से इन कानूनों को बदल दिया गया है। हालांकि ये बात सत्य है कि इनके नामों में पूरी तरह से बदलाव किया गया है और हिंदी और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये नाम सेम रहेंगे। पहले के कानूनों की कई धाराओं को भी इनमें रखा गया है, कुछ धाराओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है। इसके बारे में खुद गृह मंत्री ने लोकसभा में विधेयकों को पेश करने के दौरान जानकारी दी है। इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगी। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 356 धाराएं होंगी। इनमें से 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। उसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह लेगी। इसमें 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं में बदलाव किया गया है और 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेगा। इसमें पहले 167 धाराएं थी, जो बदलाव होने के बाद अब इसमें 170 धाराएं होंगी। इसमें 23 धाराओं में बदलाव के साथ एक नई धारा जोड़ी गई है। वहीं इसकी 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इन बातों से स्पष्ट है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए लाए जा रहे 3 कानून पूरी तरह से नए नहीं होंगे। उनका केवल एक खाका बदला गया है, नाम बदला गया है। मौजूदा धाराओं में वर्तमान समय के हिसाब से बदलाव होंगे, साथ ही कुछ नई धाराओं का समावेश होगा। इसके साथ ही अलग अलग अपराधों से जुड़े चैप्टर और उनसे जुड़ी धाराओं का क्रम भी बदल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि इन तीनों कानूनों के जरिए कुल 313 बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इससे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इन बदलावों के जरिए कोशिश की गई है कि सुनिश्चित हो सके कि किसी को भी अधिकतम 3 वर्ष में न्याय मिल जाए। पुराने कानून में गुलामी की निशानी के तौर पर जो भी शब्द हैं, उनको नए कानूनों से हटा दिया गया है। कुछ ऐसे शब्दों गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी कि पुराने तीनों कानूनों में 475 जगह गुलामी की निशानियां थीं, जिन्हें नए कानूनों में हटा दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि न्याय देना और अधिकारों का संरक्षण ही हमारा इस कानून में बदलाव करने का मकसद है। सरकार की ओर से कहा गया है कि नए कानूनों का मकसद पुराने कानूनों से अलग है। पुराने कानूनों का मकसद दंड या सजा देना था, नए कानूनों का मकसद न्याय देना होगा। नए कानूनों का मकसद नागरिकों को संविधान से मिले सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। दंड सिर्फ वहीं दिया जाएगा जहां अपराध को रोकने की भावना पैदा करने की आवश्यकता होगी। हालांकि सरकार ने जो मकसद बताया है उसे कि किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में समा पाना या शामिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, खासकर भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में। हमारे देश में ये एक चुनौती भी है जहां सामाजिक और आर्थिक तौर से व्यवहार में एक बहुत बड़ी खाई है। इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं की वजह से गरीब, अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग या फिर कम रसूखदार लोग या फिर मिडिल क्लास को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। इसमें न्याय मिलने में देरी से लेकर न्याय हासिल करने की प्रक्रिया में व्यापक आर्थिक बोझ जैसे कई मसले जुड़े हुए हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। आपराधिक व्यवस्था में जो रसूखदार लोग हैं वो अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से जुड़े कायदे कानूनों से लंबे वक्त तक बचने में कामयाब होते रहे हैं।
अगर इसे ताजा उदाहरण के तौर पर समझें तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने के मामले में पर हम गौर कर सकते हैं, जिन धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए चार्जशीट में उन्हें आरोपी करार दिया है। अगर ऐसा ही मामला कम रसूखदार या आम लोगों के साथ हुआ होता तो वो लोग अब तक जेल में होते। और ये एक उदाहरण मात्र है, लेकिन देश की आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में ऐसे कई मामले जुड़े हुए होते हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इसकी उम्मीद तो की जानी चाहिए कि नए कानूनों से इस प्रकार का भेदभाव खत्म होगा। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा है, चाहे कुछ भी हो, कोई कितना भी राजनीतिक रसूख वाला आदमी हो, नए कानूनों के जरिए उसको भी गुनहगार होने पर सजा मिलेगी। नए कानूनों में इसका भरपूर ख्याल रखा गया है कि गुनहगार होने पर राजनीतिक रसूख को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार के इस आश्वासन से नई उम्मीदें जागती हैं। हालांकि इसके नतीजे कैसे आएंगे, क्या सामाजिक आर्थिक फासले समय पर न्याय हासिल करने में बाधा नहीं बनेंगे, ये तो भविष्य की बात है और इसको तब देखा जाएगा जब नए कानूनों को संसद की मंजूरी मिल जाएगी और इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। संविधान के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों की रक्षा नए कानूनों के उद्देश्यों में शामिल है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मुद्दे पर 11 अगस्त को बिल पेश होने के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान खींचा था। उन्होंने पूछा था कि जो लोग जेल की सजा काटने के बावजूद 30-30 सालों से रहने को मौजूद हैं, उनके लिए कानून में अलग से प्रावधान किया गया है। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल है कि देश में कई लोग तो लंबी अदालत कार्रवाई की वजह से लंबे वक्त के लिए जेल में रहने को मजबूर होते हैं। हालांकि बाद में आरोप मुक्त होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। दूसरा मामला ऐसा भी है कि छोटी मोटी सजा होने पर भी जमानती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने की वजह से एक बड़ी संख्या ऐसी भी लोगों की है जो जेल में कई सालों तक रहने को मजबूर हैं। ये दोनों पहलू हमारे मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए कानूनों के जरिए इन चुनौतियों का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। नए कानूनों में अंडर ट्रायल कैदियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई शख्स पहली बार अपराधी है और 1/3 कारावास काट चुका है तो उसे अदालत की ओर से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। उसी तरह से विचाराधीन कैदी सजा की आधी या 1/3 अवधि पूरी कर लेता है तो जेल अधीक्षक तुरंत लिखित में अदालत को आवेदन देगा, जिससे उसकी जमानत सुनिश्चित हो पाएगी। हालांकि अगर अपराध ऐसा है कि उसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है तो विचाराधीन कैदी के पास फैसले से पहले रिहाई का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए आने वाले नए कानूनों में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। वो कदम राजद्रोह से जुड़े कानून को लेकर है। आईपीसी के सेक्शन 124A में सेडिशन यानी कि राजद्रोह को लेकर प्रावधान किया गया है। लंबे वक्त से इस सेक्शन को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस सेक्शन में राजद्रोह की परिभाषा और उसके लिए सजा का प्रावधान है। अब भारत सरकार ने नए कानून के जरिए राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। आज़ादी मिलने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजद्रोह जैसे शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। इसी आधार पर आईपीसी की धारा 124A को खत्म करने की मांग की जा रही थी। दरअसल इस सेक्शन का इस्तेमाल तब भी होता रहा था जब कोई नागरिक सरकार या सरकारी फैसलों की आलोचना करता हो। इस धारा को लोकतांत्रिक व्यवस्था और बोलने की मौलिक अधिकार के विरुद्ध माना जाता था। अब सरकार ने इस मांग को ध्यान रखकर राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया है। इसे आज़ाद भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जाना चाहिए। ये इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग हो रहा था या दुरुपयोग के आरोप लग रहे थे। ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों से चलने वाले शासन व्यवस्था के तहत रहते हैं। इसमें राजद्रोह जैसे पहलू के होने से लोकतांत्रिक नहीं बल्कि राजशाही व्यवस्था जैसी भावना उत्पन्न होती थी। सरकार ने भले ही नए कानून में राजद्रोह से जुड़े सेक्शन को हटा दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश विरोधी कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे
अपराधों की पहली बार भारतीय न्याय संहिता में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के अधिकार के लिए भी नए कानूनों में प्रावधान किए गए हैं। इस तरह से सरकार ने राजद्रोह को तो रिपील करने का फैसला किया है, साथ ही आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों पर नकेल कसने के लिए भी पर्याप्त प्रावधानों को नए कानूनों में जगह दी गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत नए कानूनों में अपराधों की प्राथमिकता पर खास ध्यान दिया गया है। भारत में जो भी कानून है उनमें मर्डर या महिलाओं के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया है। इसके साथ ही खजाने की लूट, सरकारी अधिकारियों पर हमले, राजद्रोह जैसे मामलों को मर्डर और रेप जैसे अपराधों से ऊपर रखा गया है। नए कानूनों के जरिए इस सोच में बदलाव किया जा रहा है। नए कानूनों में पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ा होगा, वहीं दूसरे अध्याय का संबंध मर्डर और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों से जुड़ा होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता दी गई है। ऐसे अपराधों में चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूख या राजनीतिक पक्ष वाला व्यक्ति हो, उन अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सके, इसके लिए भी तमाम पहलुओं को नए कानूनों में जगह दी गई है। ये प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसके अमल की है। इस बात पर सरकार को गंभीरता से गौर करना चाहिए कि उस हिसाब से हर तरह के मैकेनिज्म को तैयार किया जाना चाहिए, उनमें सुधार किया जाना चाहिए, चाहे पुलिस व्यवस्था हो या फिर अदालती प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था। बच्चों के खिलाफ अपराध को बेहद संगीन मानते हुए सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अपराधों में सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। साथ ही जमानत की राशि जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, उसे अब मौजूदा समय के हिसाब से तर्कसंगत बनाते हुए बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में धोखा देकर महिला का शोषण करने को बेहद गंभीरता से लिया गया है। शादी, नौकरी देने और प्रमोशन के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह का प्रावधान पहली बार किया गया है। नए कानून के मुताबिक गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगा। इसकी भी व्यवस्था नए प्रावधानों में की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के मामले में गैंगरेप पर मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। पहले मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन स्नैचिंग के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए कानूनों में इसके लिए भी प्रावधान जोड़ा गया है। पिछले कुछ सालों से सामाजिक समस्या मॉब लिंचिंग की काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी घटनाएं भी हुई थी। अब नए कानूनों में मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कम से कम 7 साल या आजीवन कारावास या मौत की सजा, तीनों प्रावधान रखे गए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक कमजोर कड़ी के तौर पर सजा माफी को जाना जाने लगा था। इसके राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर हमेशा बहस होती रहती थी। हाल फिलहाल में बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों और डीएमजी कृष्णैया की हत्या से जुड़े मामले में दोषी आनंद मोहन की रिहाई का मामला काफी सुर्खियों में रहा है। नए कानूनों में सजा माफी के इस राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना को कम करने की कोशिश की गई है। नए कानून के मुताबिक अब सजा माफी के तहत मृत्युदंड को ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। उसी तरह से सजा माफी के तहत आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया है कि नए कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गुनहगार होने पर सजा माफी के तहत किसी भी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। नए कानून के तहत सजा माफी में इस बात को ध्यान में रखकर भी प्रावधान किया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह कानून में ऐसे प्रावधान जरूर होने चाहिए जिससे कोई भी राज्य सरकार इसका तोड़ नहीं निकाल सके, यानी इसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नए कानूनों में छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल को अनिवार्य बनाया गया है ताकि निचली अदालतों का बोझ जल्द से जल्द कम हो सके। उससे भी जरूरी है कि ऐसे मामलों से जुड़े लोगों को त्वरित न्याय भी मिले और जो आरोपी बनाए गए हैं उन्हें निर्दोष होने की स्थिति में जटिल कानूनी प्रक्रिया की वजह से बेवजह की जेल और आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल सके। नए कानून के तहत जिन मामलों में सजा 3 वर्ष है उनमें समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में समरी ट्रायल हो
उसके लिए सजा की मियाद 2 वर्ष है। नए कानून का अकेला ये प्रावधान निचली अदालतों पर बोझ को कम करने में संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि सेशन कोर्ट में 40% से ज़्यादा केस समाप्त हो जाएंगे। नए कानूनों के तहत आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सारे प्रावधान किए गए हैं। दस्तावेजों की परिभाषा में अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। ईमेल सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर मौजूद डॉक्यूमेंट को स्वीकार किया गया है। स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेस को भी दस्तावेज माना जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को भी दस्तावेज माना जा सकता है। कुल मिलाकर डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस अब एविडेंस के तौर पर दस्तावेज माने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए समन को विधिवत प्रेषित समन माना जाएगा। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और जजमेंट सभी को डिजिटलाइज किया जाएगा। इन सब के साथ ही पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई। साथ ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का नया प्रावधान किया गया है। ऐसे हालात में मुकदमा जजमेंट तक भी चलाया जा सकेगा। देश के पुलिस स्टेशनों में पड़ी बड़ी संख्या में केस संपत्तियों के त्वरित निपटारे पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करने और उसे नोटिफाई करने को लेकर भी प्रावधान काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक सुधार पर खास जोर दिया गया है। इसके लिए सभी राज्यों में 5 वर्ष के अंदर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रावधान किया गया है। सर्च और जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया गया है। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध ट्रायल को लेकर नए कानून में खास प्रावधान किया गया है। अब ऐसे मामलों में सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा। अगर 120 दिनों में अनुमति पर फैसला सरकार नहीं करती है तो इसे डीम्ड परमिशन मानकर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। ऊपरी तौर पर देखें तो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर नए कानूनों का जो खाका है उसके जरिए देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव सैद्धांतिक तौर से तो नजर आता है, लेकिन असली समस्या वास्तविक अमल में जुड़ी हुई है। जो नए कानूनों का मकसद है न्याय दिलाना और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सही मायने में तभी सुनिश्चित हो सकता है जब कानूनों का तोड़ पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ना निकाल पाए। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में राजनीतिक दखलंदाजी बिल्कुल नगण्य हो जाए। इसके साथ ही पुलिस और न्यायिक व्यवस्था आम लोगों, गरीब लोगों को न्याय दिलाने में संवेदनशील हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत 3 नए कानूनों का मकसद न्याय देना और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना बताया गया है, लेकिन ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवहार में इन कानूनों पर कितनी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ बिना भेदभाव के अमल हो पाता है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताओं पर। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक की। यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया था। यह राजद्रोह के अपराध को निरस्त करता है, जिसकी औपनिवेशिक अवशेष के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा असहमति पर अंकुश लगाता है। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में एक खतरा रहा है। इसमें विवाह के झूठे वादे करके महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक की विशेषताओं की। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिलती है। यह विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। यह कदम साक्ष्यों को संरक्षित करने और जबरदस्ती या हेर फेर को रोकने में सहायता कर सकता है।
यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। सीआरपीसी की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, विशेषकर ऐसे दंडनीय अपराधों के लिए जिसके 3 वर्ष से कम की सजा हो अथवा अपराध 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। यह मजिस्ट्रेट्स को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। मृत्यु की सजा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर दाखिल हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। देखते हैं भारतीय साक्ष्य विधेयक की विशेषताओं की। यह विधेयक बिल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो। डिजिटल डेटा के दुरुपयोग अथवा इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने से रोकने के लिए यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। यह डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, कालानुक्रमिक दस्तावेज आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। यह स्पेशलिस्ट की सलाह को मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले में से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोषता की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए।